गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर स्टार्ट कर दिया था, है ना। और आरएलवीपी के अंदर हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में ये तो चूंकि पहले ही हमने टॉपिक पढ़ लिया था कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर हो जाता था। लेकिन इसमें हमने एक नया कॉन्सेप्ट डाला था किसका, वन टफ फैक्टर का। तो जब ये आई की वैल्यू वन के बराबर होती है, मतलब ना एसोसिएशन हो रहा हो ना डिसोसिएशन हो रहा हो, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, उन सब टाइप के केस में ये डायरेक्ट होता है। लेकिन अब हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं उनके अंदर क्या होगा, या तो एसोसिएशन होगा, आइदर एसोसिएशन होगा या फिर डिसोसिएशन होगा। उस केस में क्या मैंने बताया था, केवल एक चीज चेंज हो जाएगी, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं ना उनके नंबर्स क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो जैसे आपका सोल्यूट का हो सकता है, जैसे आप NaCl को जब उठा के डालोगे तो NaCl का एक पार्टिकल डालोगे तो ये आपका Na प्लस और Cl- दो आयंस देने वाला है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूट का जो भी मोल्स रहेगा उसके आगे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से। और सॉल्वेंट के मोल्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो आरएलबीपी का हमारे लिए ये वाला फॉर्मूला बन गया था क्या, आई इंटू एनबी, है ना, और डिवाइडेड बाई Na प्लस आई इंटू एनबी। तो आप देखो, अगर मान लो ग्लूकोज ले लो, यूरिया ले लो या सुक्रोज ले लो, इन सब केस में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आप जैसे ही यहाँ पे I1 रखोगे ना तो देखो फिर से ओरिजिनल फॉर्मूला ही मिल जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला हमें ये ध्यान रखना है जिसमें वन टफ फैक्टर आई की जरूरत पड़ेगी। और आई को मैंने बताया था, आई कैलकुलेट कैसे करोगे, 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। ये किसके लिए, डिसोसिएशन के केस में। और एसोसिएशन के केस में कैसे करते हैं, 1 प्लस 1/n-1 इंटू अल्फा। तो जैसे NaCl है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। MgCl2 रहेगा तो n की वैल्यू 3। इस तरीके से मैंने बताया था। ये वाला हमने एक पूरा 2 लेक्चर लिया इसके ऊपर, वन टफ फैक्टर, ये इससे निकालेंगे। और डाइमेराइजेशन, ट्राइमेराइजेशन वगैरह रहेगा तो इससे निकाला जाएगा। तो अब ये हमने फर्स्ट देखा था कौन सा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसमें बस केवल और केवल मैंने बताया था चेंज क्या करना है, सोल्यूट को। तो आप ध्यान रखो, जो भी आपको मतलब जनरल तरीका यही रहेगा, कभी भी मोल्स ऑफ सोल्यूट जो अब हम लोग नया लिखेंगे ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो अब मोल्स ऑफ सोल्यूट जितना रहेगा उसमें बस केवल किससे मल्टीप्लाई कर देना रहेगा, आई से। जैसे मैं इसको एन डैश लिख देता हूं, जो बाद में एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद मोल्स ऑफ सोल्यूट दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा, आई इंटू मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो बस केवल और केवल सोल्यूट के मोल्स में चेंज होना है, बाकी किसी के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। जैसे सॉल्वेंट का मोल्स वही रहेगा। देखो हमने सोल्यूट के मोल्स में आई से मल्टीप्लाई किया था, तो सोल्यूट के मोल्स को केवल आपको चेंज करना रहेगा, वो भी किससे, वन टफ फैक्टर आई से मल्टीप्लाई करके। बाकी कुछ चेंज हमें नहीं करना है। उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हमने किया था, कैल्शियम नाइट्रेट वाला है ना, CnO3 ट्वाइस वाला। उसके ऊपर मैंने बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसमें दिया हुआ था हमें कितना, 70% दिया हुआ था ना। अल्फा की वैल्यू दे दी थी हमें। अगर अल्फा नहीं गिवन होता है तो कितना ले लेते हैं, 1। तो पहले देखो मैंने आई निकाला था 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा से, तो कितना आया था 2.4। और हमसे इसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था, तो P A इज इक्वल टू क्या, P नॉट इंटू एक्स है। तो देखो P नॉट ए तो दिया ही था, कितना दिया था, 760 mm ऑफ Hg 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो P नॉट ए पता था, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। तो बस देखो मैंने NB को चेंज कर दिया, NB की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, NB की जगह पे INB लिख दिया था, है ना। बस केवल ये चेंज करना है, बाकी N वही रहेगा। तो अब यही सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आज हमें देखना है। तो हमने कल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट कर लिया था, पहला वाला हमारा कौन सा हो गया था। अच्छा, अगर ये मान लो CnO3 ट्वाइस में ग्लूकोज रहता तो ये केवल 7 ग्राम ग्लूकोज अगर आता तो उसमें देखो आई की वैल्यू कितनी हो जाती, 1। तो यहाँ पे आप केवल NB क्या लेते, NB इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई जो भी ग्लूकोज, यूरिया जो भी रहता है उस हिसाब से ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा था पहला वाला। कौन सा पहला हमने देख लिया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलो, तो आज हम लोग सेकंड स्टार्ट करते हैं, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसका नाम है हमारे लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैंने बताया था 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़ने हैं ना। सबसे पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड कौन सा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड जो हमें पढ़ना हो कौन सा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सेकंड हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, आज स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको अगर ध्यान है थोड़ा सा, तो मैंने पहले भी पढ़ाते समय देखो आपको एक क्वेश्चन जब करवाया था नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाला, उसमें दिया था एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजॉल्व इन 360 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया था, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना था। तो मैंने बताया था आपको एनी ऑफ P नॉट ए पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे P नॉट ए वाटर जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन पे, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 760 mm ऑफ
Hg। तो मैंने इस प्रॉब्लम में आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन वगैरह बताई थी, तो आज मैं ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी फिर से उसी डेफिनेशन को दोहरा रहा हूँ। आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि बॉइलिंग किसको बोला जाता है, वेपर प्रेशर सब्सटेंस इक्वल हो जाता है किसके, एक्सटर्नल प्रेशर के, और वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते थे। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट अगर बोलेगा तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm। तो फिर से मैं उसी फेनोमेना को एक बार पहले बॉइलिंग को समझा दूं कि बॉइलिंग क्या है। तो बॉइलिंग का मतलब हमारे लिए क्या होता है, बॉइलिंग, तो सबसे पहले बॉइलिंग किसको बोलते हैं, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस, व्हेन ए वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस becomes equal to external pressure, when vapor pressure of a substance becomes equal to external pressure, then this phenomena is called boiling. तो इस फेनोमेना को क्या बोला जाता है, बॉइलिंग बोला जाता है बेटा। जब वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर हो जाए, उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर के, वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। तो अगर ऐसी चीज हो जाती है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, तो इसी फेनोमेना को क्या बोला जाता है, बॉइलिंग बोला जाता है। मतलब वो चीज क्या होने लगती है, बॉइल होने लगती है। जैसे आपको पता है वाटर कितने पे बॉइल्ड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचता है वाटर के लिए तो उसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर बन जाता है। तो जो बबल्स बनते हैं ना, वो बबल्स बल्क से भी बनने लगते हैं। बॉइलिंग होने का मतलब क्या होता है, देखो एक एवोपरेशन बताता है, एवोपरेशन में केवल सरफेस मॉलिक्यूल बबल्स में कन्वर्ट होते थे, लेकिन जब बॉइलिंग होती है ना तो बल्क से भी मॉलिक्यूल आने लगते हैं। जो अपने पास कंटेनर होता था इसमें सरफेस के मॉलिक्यूल, एवोपरेशन में तो केवल ये सरफेस मॉलिक्यूल ही कन्वर्ट होते हैं वेपर के अंदर, लेकिन जब आपका बॉइलिंग होता है ना तो बॉइलिंग के केस में ये बल्क वाला जो मॉलिक्यूल है ना ये भी बाहर आने लगता है, ठीक है ना। तो बॉइलिंग का मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर के। अब एक बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। बॉइलिंग समझ गए, बॉइलिंग का मतलब क्या है, जब हमारा वेपर प्रेशर सब्सटेंस का किसके बराबर जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के। अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब देखो, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलोगे, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर सब्सटेंस का एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। किसी भी लिक्विड का, किसी भी सब्सटेंस का एक ऐसा टेम्परेचर होता है, उसको हीट करते जाओ तो उसमें वेपर बनना चालू होगा। जैसे इसको हीट करना शुरू करेंगे तो इसको हीट करोगे तो ये जो भी मॉलिक्यूल्स होगा, एल्कोहल हो, वाटर हो, जो भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के वेपर बनेंगे। उनका वेपर बनने की वजह से कुछ ना कुछ उनका वेपर प्रेशर डेवलप होगा अगर कंटेनर क्लोज है तो अगर ये वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर पहुंच जाएगा जिस टेम्परेचर के ऊपर, उसी टेम्परेचर को क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस, temperature at which vapor pressure of substance becomes equal to external pressure, is known as boiling point, BP है ना। बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग शॉर्ट में बार बार क्या लिखेंगे, BP। तो क्या समझे, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलोगे, ऐसा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट एक तरीके का क्या है, टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू किसके हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। तो वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है, उस फेनोमेना को बॉइलिंग बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे ये फेनोमेना होता है, बॉइलिंग फेनोमेना जिस टेम्परेचर पे होता है, उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है ना। तो बॉइलिंग फेनोमेना जिस टेम्परेचर पे होगा, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड बॉइलिंग, तो उसको बॉइलिंग बोलते थे। और वो फेनोमेना जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया जाता है सब्सटेंस का, ठीक है। तो आई होप कि ये दोनों मीनिंग हमें क्लियर हो गया। बॉइलिंग मतलब क्या, कि बॉइलिंग किसको बोलते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जिसपे वेपर प्रेशर सब्सटेंस का एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाता है, बराबर, तो वो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट एक, है ना। और एक और वर्ड हम लोग देखते हैं, नॉट जनरली मिलेगा हमें, क्या लिखा हुआ,
नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एक और वर्ड मिलता है हमें क्या, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलोगे। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब केवल यही है, देखो ये इसमें मैंने कहा टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अगर मान लो ऊपर से कोई भी सरफेस नहीं है, ऊपर से ओपन है, तो ओपन रहेगा तो ऊपर से कितना प्रेशर लगेगा, 1 atm का प्रेशर लगेगा। नॉर्मल तरीके से अगर ये ओपन है और इसको मुझे बॉइल्ड कराना है ताकि इसका बल्क मॉलिक्यूल भी बाहर निकल जाए वेपर के फॉर्म में, तो ऊपर से अगर कोई ढक्कन नहीं लगा इसके ऊपर, है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रेशर कितना मान के चलते हैं, ओपन कोई भी कंटेनर अगर ओपन है तो इसके ऊपर ओपन कंटेनर पे 1 atm तो लगता ही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो टेम्परेचर है ना, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलेंगे। आप किसी चीज से अगर ढक दिया, कवर कर दिया, मान लो आप हो सकता है आप इसके ऊपर 5 atm का प्रेशर लगा रहे हो, तो 5 atm प्रेशर तक इसके वेपर प्रेशर को पहुंचाने के लिए जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर ये इसके ऊपर कवर नहीं है, 1 atm का प्रेशर जब ऊपर से लग रहा हो, एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाए 1 atm, तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट को स्पेशली क्या बोल दिया जाता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बस यही है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो ऊपर से प्रेशर लगाया जा रहा है, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm, अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो हम लोग दे रहे हैं, वेपर प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए था, एक्सटर्नल प्रेशर, अगर एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग 1 atm दे रहे हैं, देन टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, ये बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर, देन टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। समझे क्या बात को। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर हमारे लिए कितना हो जाए 1 atm, तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर 1 atm हो जाता है तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोल दिया जाता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बात हमें समझ में आ गई। एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, NBP लिखते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है ना। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर P एक्सटर्नल किसके बराबर रहेगा, 1 atm हो जाना चाहिए। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे P एक्सटर्नल किसके बराबर, 1 atm के, और 1 atm का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, 760 mm ऑफ Hg, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे एक्सटर्नल प्रेशर को कितना लेना होगा, 1 atm लेना होगा। तो हमारा तो टॉपिक क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले मेरा काम था बॉइलिंग क्या होता है वो समझाना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो समझाना, और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलते हैं वो समझाना। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है ना, कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेट हो जाना, मतलब थोड़ा सा बढ़ जाना। अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कैसे होगा, किस तरीके से होगा, अगर ये प्योर सॉल्वेंट होता है, जब इसके अंदर हम लोग सोल्यूट डाल देते थे तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता था, कम हो जाता था, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम। और बॉइलिंग पॉइंट का तो मतलब ये है कि वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब जिस टेम्परेचर पे वो बॉइल्ड हो रहा होगा अब उससे थोड़ा सा ज्यादा पे होगा। जैसे अगर मान लो प्योर वाटर रहता तो प्योर वाटर हमें पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, बॉइल्ड हो जाता है। लेकिन अगर उस प्योर वाटर में आपने NaCl को डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया उठा के, कुछ सोल्यूट डाल दिया अगर, तो सॉल्यूशन बन गया, और जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से मैंने समझाया था, क्योंकि सरफेस पे उसके भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो वेपर प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमें तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, हमें ऐसा टेम्परेचर देना है ताकि इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर पहुंच जाए। तो एक्सटर्नल के बराबर पहुंचाने के लिए अब ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, क्योंकि वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो एक्सटर्नल प्रेशर तक पहुंचाने के लिए हमें और ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा एलिवेशन हो जाता है, जिसको मैं ग्राफ के फॉर्म में समझा रहा हूँ किस तरीके से होता है। तो इसके पहले मैं एक फेज डायग्राम बता देता हूँ आपको, फेज डायग्राम क्या होता है, क्योंकि उसका थोड़ा सा हमें जरूरत पड़ेगा वाटर के फेज डायग्राम की बात नेक्स्ट पार्ट में करता हूँ। चलो तो हम लोग बॉइलिंग समझ लें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अब नेक्स्ट मैं एक चीज़ और बताता हूँ, फेज डायग्राम। केवल हमें थोड़ा सा बस 5 मिनट में देखना है कि फेज डायग्राम होता क्या है। इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी हमें आइडिया होना चाहिए फेज डायग्राम का, है ना। जब मैं फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ाऊंगा उसमें थोड़ा सा रोल है। फेज डायग्राम का मतलब क्या है, पहले मैं डिफाइन कर दूं समझाने से पहले। तो फेज डायग्राम का मतलब होता है ए डायग्राम विच रिप्रेजेंट a diagram which represent stability, a diagram which represent stability of various phases of a given substance under
अंडर गिवन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, अंडर गिवन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नोन एज फेज डायग्राम, इज नोन एज फेज डायग्राम। तो क्या समझो बेटा, फेज डायग्राम का मतलब पहले समझो। फेज डायग्राम अगर मैं सीधे पहले डेफिनेशन को लिख दिया मैंने, यहाँ पे पहले एक चीज समझा दूं। वाटर की बात करूं मैं तो मुझे पता है वाटर तीनों फॉर्म में हो सकता है। वाटर सॉलिड में भी होता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस का मतलब वेपर फॉर्म में। तो वाटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। डिपेंड करता है क्या कंडीशन आप दे रहे हैं। अगर हमने टेम्परेचर सपोज करो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दिया है, मान लो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और प्रेशर मान लिया हर केस में मैंने 1 atm ले लिया, तो 1 atm प्रेशर पे ये -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड रहेगा। अगर मान लो मैंने कहा टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब कैसा वाटर का फॉर्म रहेगा, लिक्विड। और सब कुछ करो मैंने बोला टेम्परेचर आपका 125 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब आप किस फॉर्म में मिलेंगे, गैस फॉर्म में। प्रेशर मैंने अभी भी मान लो 1 atm रखा है। तो फेज डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है, फेज डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है ना, जो रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस फेजेस, अलग अलग फेजेस की स्टेबिलिटी किसी भी गिवन सब्सटेंस की अंडर किसके गिवन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्योंकि मुझे पता है, देखो जैसे प्रेशर 1 atm रखा, टेम्परेचर -4 पे सॉलिड था, 25 पे लिक्विड हो गया, और 125 पे क्या हो गया, गैस हो गया। तो ये सब्सटेंस अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर किस किस तरीके का फेज दिखाता है, जो डायग्राम इस चीज को रिप्रेजेंट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज डायग्राम। मतलब ऐसा डायग्राम जो स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस फेजेस बताता है किसी भी गिवन सब्सटेंस का अंडर गिवन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नोन एज फेज डायग्राम। समझे क्या? तो प्रेशर टेम्परेचर की डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर क्या फेजेज हो सकता है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का, वो जो बताने का डायग्राम काम करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फेज डायग्राम। आपने एक ट्रिपल पॉइंट भी नाम सुना होगा, ट्रिपल पॉइंट है ना, ट्रिपल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ क्या करते हैं, कॉन्साइड करते हैं। एक ही पॉइंट पे तीनों चीजें आ जाती हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट हमारा फेज डायग्राम के अंदर ही दिखाई देता है। तो फेज डायग्राम मतलब समझे क्या, एक ऐसा डायग्राम जो रिप्रेजेंट करेगा किसी सब्सटेंस की अलग अलग फेजें, कौन सा फेज स्टेबल होगा अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हमें बेटा जो सिलेबस में देखना है, हमें केवल एक वाटर का फेज डायग्राम देखना है कि वाटर का फेज डायग्राम कैसे होता है। डिफरेंट सब्सटेंस का अलग अलग बनेगा फेज डायग्राम, बट वी आर ओनली कंसर्न विद द वाटर के फेज डायग्राम से हमें मतलब है किस तरीके से बनता है। तो मैं आपको वाटर का फेज डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वाटर के फेज डायग्राम का थोड़ा सा हमें जरूरत पड़ेगा। तो देखो वाटर कैसे बनाना है, वाटर फेज डायग्राम का मतलब क्या है, जो अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर के कंडीशन पे बताएगा। तो सपोज करो ये वाली एक्सिस कौन सी ले ली, प्रेशर की एक्सिस, और नीचे वाली एक्सिस कौन सी ले ली हमने, टेम्परेचर एक्सिस। तो गिवन प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग फेज होगा। तो ये हम लोग बात करें किसके लिए, फॉर वाटर। जो ये मैं फेज डायग्राम बना रहा हूँ किसके लिए बना रहा हूँ, वाटर के लिए। हमें वाटर के लिए फेज डायग्राम को देखना है किस तरीके से होता है अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो अब ये डायग्राम जो है ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, तो आपको डायग्राम सीधा ध्यान रखना है बेटा, है ना। तो जो वाटर का फेज डायग्राम आता है वो इस तरीके से कुछ आता है, अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग आएगा, बट हम लोग केवल वाटर के लिए देखेंगे। तो देखो वाटर का फेज डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपको। ये वाली जो लाइन है ये किसको बताती है, सॉलिड को, ये सॉलिड लाइन बताती है। बस थोड़ा सा आइडिया रखना है ना, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सर ये चीज क्या हो रही है, कैसे हो रही है, बस थोड़ा आइडिया रखो। ये लाइन किसको बताती है, लिक्विड को, और ये वाली लाइन जो है ये किसको बताती है, गैस, या इसी को हम लोग वेपर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट करता है गैस, और ये यहाँ पे देखो वेपर फॉर्म, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों पॉइंट क्या है, कॉन्साइड हो रहे हैं। यहाँ पे सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। अच्छा पहले इसमें बात करो, लिक्विड और गैस, इस वाले जोन के अंदर लिक्विड और गैस आपस में क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। यहाँ पे लिक्विड और गैस, या लिक्विड या वेपर बोल दो, तो आपस में क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में। इस जोन के अंदर लिक्विड और सॉलिड है, तो इस जोन के अंदर सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इस जोन में सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और सॉलिड और गैस का ये नीचे वाला पूरा जोन दिख रहा है ना, तो इस पूरे जोन के अंदर सॉलिड और लिक्विड आपस में, सॉलिड और गैस आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है।
तो इसमें देखो लिक्विड गैस, इस जोन में कौन से सॉलिड और लिक्विड, और इस जोन में कौन से सॉलिड और गैस आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और ये जो पॉइंट मैंने बनाया है, ये जो पॉइंट यहाँ पे तीनों फेज एक साथ कोइंसाइड कर रहे हैं ना, तो इस पॉइंट को हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेज क्या होते हैं? एक साथ आ जाते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, चलो अब बात करता हूं मैं कि हमें तो देखना है फेज डायग्राम में अलग अलग वेरियस फेज बताता है। अब प्रेशर एक्सिस पे कहीं ना कहीं जाके 1 atm प्रेशर तो मिलेगा। ये पहले ट्रिपल पॉइंट के बारे में बता दो। देखो ये जो ट्रिपल पॉइंट है ना, ये ट्रिपल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हर सब्सटेंस का अलग अलग फिक्स टेम्परेचर भी होता है और फिक्स क्या होता है? प्रेशर। तो ट्रिपल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हमें प्रेशर मिलता है, ये प्रेशर हमारे लिए, इस प्रेशर की वैल्यू होती है, यहाँ लिख देता हूं मैं, देखो इस प्रेशर की वैल्यू होती है 4.58 mm ऑफ Hg। प्रेशर कितना लेना होता है? 4.58 mm ऑफ Hg प्रेशर होता है, और टेम्परेचर इसके लिए कितना रहता है? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना है ट्रिपल पॉइंट आने के लिए? वाटर का ट्रिपल पॉइंट के लिए प्रेशर कितना होता है? 4.58 mm ऑफ Hg, और जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें तो मतलब है किससे? बॉइलिंग पॉइंट वगैरह का मुझे एलिवेशन समझाना है, कैसे बॉइलिंग पॉइंट का क्या रोल है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट का रोल समझने के लिए मुझे एक चीज बताइए, इस पे अगर ये 4.5 mm ऑफ Hg है, तो इस प्रेशर एक्सेस पे कहीं ना कहीं तो 1 atm आएगा। सपोज करो, मान लो मैंने यहाँ पे कितना प्रेशर ले लिया इसका? 1 atm। प्रेशर कितना ले लिया? 1 atm। और 1 atm के करस्पॉन्डिंग, 1 atm के करस्पॉन्डिंग जो मुझे टेम्परेचर मिलेगा, 1 atm के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ गए इस पॉइंट पे। देखो 1 atm प्रेशर ले लिया, प्रेशर 1 atm है, और 1 atm के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन कौन सी चीजें इक्विलिब्रियम में? लिक्विड और गैस। इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें टेम्परेचर मिलेगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर मिलेगा, इस टेम्परेचर को आप कौन सा टेम्परेचर बोलोगे? हमने अभी पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता था टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या था? जब एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाए? 1 atm। तो क्या मुझे समझ में आ रहा है? इस टेम्परेचर के ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है? 1 atm। तो 1 atm प्रेशर पहुंचाने के लिए जिस सब्सटेंस की बात करोगे, तो लिक्विड और गैस यहाँ पे क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में है लिक्विड और गैस। तो 1 atm के पर करेस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पे टेम्परेचर हमें मिलेगा, इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे क्या इसे? तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल NORML, ये हमारे लिए क्या हो गया? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो एक ऐसा पॉइंट जिसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिक्विड और गैस आपस में क्या इक्विलिब्रियम में। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ही क्या होता था? लिक्विड को वेपर फॉर्म में भेजना ना। तो 1 atm के करेस्पॉन्डिंग जो भी हमें टेम्परेचर मिलेगा, 1 atm के करेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो देख सकते हो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रिपल पॉइंट है, इससे ये ज्यादा है ना। तो जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वाटर का आता है वो कितना आता है पता है आपको? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमें याद होना चाहिए कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो आता है वो कितना आता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का फेज डायग्राम बनेगा ना, तो उसके 1 atm के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ हमें क्या मिलेगा? टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर उसके लिए क्या कहलाएगा? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर की बात करें तो ये कितना आता है? 100। किसी अदर सब्सटेंस का बात करोगे तो 1 atm के करस्पॉन्डिंग कुछ और उसके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू हमें मिल सकती है। तो ये हम लोग वाटर के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो एक और पॉइंट दिखा रहा हूं मैं, ये पॉइंट देखो जरा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट में, इस जोन में क्या चीज है इक्विलिब्रियम में? सॉलिड और लिक्विड में। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? देखो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जब सॉलिड और लिक्विड, तो आपको पता है आइस क्या है? लिक्विड है, और उसको जब आप फ्रिज में रखते हैं तो किस में आ जाता है? सॉलिड फॉर्म में। तो जब सॉलिड और लिक्विड इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होंगे कि नहीं? ये सॉलिड और लिक्विड का जोन है। इस पॉइंट पे क्या इक्विलिब्रियम में था? लिक्विड और गैस। तो लिक्विड और गैस वाला, तो लिक्विड और गैस वाला जो होता है ये हमारे लिए बेसिकली किसके लिए काम करेगा? बॉइलिंग करने के लिए। लिक्विड को आप गैस में भेज रहे हैं बॉइलिंग करने के लिए, तो इसको बॉइलिंग टेम्परेचर बोल देते हैं। और जब लिक्विड और सॉलिड आपस में इक्विलिब्रियम में आएंगे जिस 1 atm के करस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। इसे क्या बोला जाता है? नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट।
क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट भी आगे हमें पढ़ना है अभी, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी आपको पता है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही था। तो ये पॉइंट हमारे लिए क्या कहलाता है, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। और ये नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट हमारा वाटर के लिए फिक्स है। कितना होता है वाटर के लिए, वाटर कितने पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी हमारे लिए वैल्यू क्या है, फिक्स है। आप देख सकते हो 0.01 ये था ना, तो ये 0.01 से थोड़ा सा क्या है, पीछे है। तो 0.01 से पीछे है, मतलब कितना हो गया वो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग क्या मिलता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये फेज डायग्राम किसके लिए बेटा, वाटर के लिए। डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का इस तरीके से फेज डायग्राम बनाया जा सकता है। और जैसे जैसे सब्सटेंस का फेज डायग्राम बनेगा, उसके करस्पॉन्डिंग उसका 1 एटीएम के करस्पॉन्डिंग लिक्विड गैस का जो इक्विलिब्रियम पे पॉइंट मिलेगा, उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। और जो सॉलिड लिक्विड का इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे जो मिलेगा, उससे हमेशा क्या बोला जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाएगा। तो हम अलग अलग सब्सटेंस का इस तरीके से बनेगा, लेकिन हमें केवल और केवल किसके लिए ध्यान रखना है, वाटर के लिए ध्यान रखना है। और वाटर के लिए हमने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला कि कभी भी फॉर वाटर, अगर कभी भी मुझसे वाटर की बात करे और वाटर के लिए मुझसे उसने अगर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोला, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कितना आएगा हमारे लिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमें ध्यान रखना है। और केल्विन में बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर लें, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट तो वो हमारे लिए कितना आता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें अगर 100 हमने 273 सम कर दिया तो कितना हो जाएगा, 273 केल्विन। तो वाटर के लिए दो डेटा ध्यान रखना बेटा। और डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस, जैसे आप बात करूं मैं, एल्कोहल आ गया, बेंजीन आ गया, है ना, डिफरेंट तरीके के सब्सटेंस जो भी आएंगे, है ना, सॉल्वेंट जो भी आएंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्वेश्चंस में क्या होता है, गिवन। पर वाटर के लिए हमें क्या करना है, ये डेटा हमें ध्यान रखना है। और वाटर का फेज डायग्राम मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से क्या है, ठीक है। तो ये हमारा फेज डायग्राम का मीनिंग था। इसकी जरूरत थोड़ी सी पड़ेगी जब ये सॉलिड लिक्विड वाला है ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट के केस में थोड़ी जरूरत पड़ेगी, तो वो तो बाद में आएगा। पहले हम लोगों का टॉपिक क्या चल रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कैसे होता है। तो ये फेज डायग्राम क्लियर हो गया क्या है, किस तरीके से है। तो नेक्स्ट पार्ट में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझाता हूँ मैं। चलो तो बेटा हमें तो जो पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमारा टॉपिक क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने बॉइलिंग समझा दिया, बॉइलिंग पॉइंट समझा दिया, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब समझा दिया क्या होता है। फेज डायग्राम का आइडिया आपको मिल गया किस तरीके से, दैट इज नॉट मच मोर इम्पॉर्टेंट, इतना जरूरी नहीं है ये, पर थोड़ा आइडिया हमें फेज डायग्राम का बस होना चाहिए किस तरीके से होता है, क्योंकि क्वेश्चंस तो नहीं मिलते हैं इसके ऊपर, बस आइडिया रहे क्या होता है। ये डेटा बस ध्यान रखना कि ट्रिपल पॉइंट के लिए प्रेशर कितना होता है, 4.58 mm ऑफ Hg, और जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलो तो अब हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो देखो हमने पढ़ा है वेपर प्रेशर जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉइलिंग पॉइंट के। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि बॉइलिंग का मतलब ही क्या होता था कि हमें वेपर को कहाँ तक पहुंचाना है, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। तो अगर वेपर प्रेशर पहले से जिसका ज्यादा रहेगा वो कम टेम्परेचर पे ही बॉइल्ड हो जाएगा, लेकिन जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसको ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो बॉइल्ड होगा। तो हमें तो पता है वेपर प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉइलिंग पॉइंट के। जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, और वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही कम। क्योंकि ऑलरेडी अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो आप कम टेम्परेचर में ही उसको पहुंचा सकते हैं, है ना, उसके बॉइलिंग टेम्परेचर तक। तो ये वेपर प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, बॉइलिंग पॉइंट के। अब बात करूं मैं, तो मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए कंडीशन बताई थी, सोल्यूट शुड बी ऑलवेज कैसा लेना हमको, सोल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, बताया था मैंने ना, हमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को लेना है, वोलेटाइल सोल्यूट को नहीं ऐड करना है, हमेशा कैसा लेना है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को। तो अब होगा क्या, देखो ये सॉल्वेंट है अपने पास, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम लोग क्या लिखते हैं, जनरली पी नॉट ए लिखते हैं प्योर फॉर्म में जब होता है तो। और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इसके अंदर मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जब मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करूंगा सॉल्वेंट में, तो सोल्यूट को ऐड करने के बाद ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम लोग क्या लिखते थे, पीए। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को क्या लिखते थे, सॉल्वेंट का पी नॉट ए लिखते थे। और जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को क्या लिखते हैं, पीए। पीए और पी में क्या रिलेशन होगा, पीए और पी नॉट ए में क्या रिलेशन होगा, तो हमें पता है प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा। और जब सोल्यूट एक बार ऐड हो जाएगा नॉन वोलेटाइल तो उसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता था, कम हो जाता था।
और पी नॉट ए माइनस पी ए को बोलते थे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए को क्या बोलते थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वो हमने पढ़ के खत्म कर लिया है। अब इसका हम लोग लिंकिंग कर रहे हैं किसके साथ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के साथ। तो सॉल्वेंट का पी नॉट ए होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते ही सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, पी ए, और मुझे पता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया कि बढ़ गया, तो वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। और अभी मैंने बताया वेपर प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वेपर प्रेशर घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आप मान लो प्योर वाटर लियो, तो प्योर वाटर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है तो उसके अंदर NaCl डाल दिया या ग्लूकोज यूरिया कुछ भी डाल दिया तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वो सॉल्यूशन अब 100 पे नहीं होगा, 100 से थोड़ा ज्यादा पे होगा, तो वही बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सब्सटेंस का बढ़ जाता है। तो पहले तो मैं ये समझा रहा हूँ कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, घट जाता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते ही सरफेस पे इसके भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ना, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने काफी डिटेल में बताया है। अब देखो हम लोगों ने, आपको याद है तो इसको अब कैसे समझाता हूं मैं, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ मैंने बताया था। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन के हिसाब से मैंने बताया था वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ कैसा होता है, कर्वेचर नेचर का। तो इसी ग्राफ की हेल्प से हम लोग इसे समझेंगे कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का जो ग्राफ होता है हमें पता है किस तरीके का होता है, कर्वेचर नेचर। तो देखो ये वेपर प्रेशर की एक्सिस ले ली मैंने, और ये कौन सी एक्सिस ले ली, टेम्परेचर की। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में जो ग्राफ आता है हमारे लिए वो कर्वेचर नेचर का इस तरीके का आता है कुछ, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर। ये सपोज करो ये पहला वाला ग्राफ मैंने किसके लिए लिया है, सॉल्वेंट के लिए। ये ग्राफ किसका है, सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। तो प्योर सॉल्वेंट का अगर ये ग्राफ है तो मैं इसका पूछूं कि आप बताइए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता था, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता था वेपर प्रेशर की, मान लो यहाँ पे कभी वैल्यू इसकी 1 atm, वेपर प्रेशर को हमें कहाँ तक पहुंचाना है, 1 atm तक। 1 atm पे पहुंचाने तक इस वेपर प्रेशर को जब 1 atm पहुंच जाएगा तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर मिलेगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि हमारे लिए बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ही क्या था, बॉइलिंग पॉइंट मतलब बताया था मैंने, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस बिकम इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का एक्सटर्नल प्रेशर को कितना ले लेना है, 1 atm। तो देखो ये वेपर प्रेशर पे अगर 1 atm मैंने पहुंचा दिया तो इस 1 atm के करस्पॉन्डिंग जो इस सॉल्वेंट का टेम्परेचर मिलेगा उस टेम्परेचर को क्या बोला जाएगा हमारे लिए, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरली नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग टी कोने में क्या लिख दिया मैंने, बी। टीबी मतलब क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर, है ना, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और नॉट भी इसके ऊपर लगा देते हैं। नॉट क्यों लगा दिया, क्योंकि ये केवल किसके लिए बात हो रही है, सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट है तो प्योर फॉर्म में ना, जैसे प्रेशर को पी नॉट ए लिखते थे तो अब यहाँ पे टेम्परेचर को क्या लिखा जाएगा, टी नॉट बी। टी नॉट बी का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नीचे लिखते हुए चल रहा हूं मैं, देखते हुए चलिए। टी नॉट बी का मतलब क्या है, नॉर्मल बोल रहा हूँ। टी नॉट बी का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ नॉर्मल भी बोल सकते हैं या जनरली हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ही कह देते हैं उसको, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर आपका जनरली चेंज नहीं कराता, हमेशा 1 atm ही लेते हैं। तो दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो टी नॉट भी हमारे लिए क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। 1 atm के करस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारे लिए बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया, प्योर सॉल्वेंट का। अब हमें सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। अच्छा, और ये टी नॉट बी जो होता है ये हमेशा क्या रहेगा, ये तो एक कांस्टेंट होगा ना, किसी भी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये हमेशा कांस्टेंट है, ये हमेशा वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। और चूंकि ये कांस्टेंट है तो जैसे मैंने बताया था पी नॉट है हमेशा क्या है, हर सॉल्वेंट का कांस्टेंट, तो ये गिवन होता था। तो वैसे ही टी नॉट बी भी हमेशा प्रॉब्लम में क्या रहेगा, गिवन, क्योंकि ये इस चैप्टर का क्या है, कांस्टेंट है ना। हर चीज का कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अलग अलग सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिक्स है, जो कि आपको प्रॉब्लम में क्या रहेगा, गिवन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, टी नॉट बी से। ये क्लियर हो गया हमें। अब देखो हमें तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल के क्या बनाना है, सॉल्यूशन। और हमें किसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, अब सॉल्यूशन का देखना है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा। जैसे हमने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाला था ना, अब इस टॉपिक में सॉल्यूशन का क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट।
तो सॉल्यूशन बनाओगे तो क्या होगा बोलो, क्या सॉल्यूशन बनाएंगे अगर नॉन वोलेटाइल डालेंगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो वेपर प्रेशर घटेगा तो ग्राफ इसी पैटर्न का रहेगा, ऊपर से जाएगा कि नीचे से जाएगा ग्राफ। तो वेपर प्रेशर की वैल्यू अगर घटेगी तो ये ग्राफ जैसे इस था, तो मान लो इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर इतना हो रहा था, अब जब सॉल्यूशन बनेगा तो इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वेपर प्रेशर सोल्यूट डालते ही क्या होता है, कम। अगले टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग भी कम होगी, मतलब ग्राफ तो रहेगा इसी पैटर्न का, लेकिन अब वो ग्राफ कहाँ से जाएगा, थोड़ा नीचे से। सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन का ग्राफ होगा वो इसी पैटर्न में रहेगा, लेकिन वो ग्राफ कैसे जाएगा, अब थोड़ा सा नीचे से जाएगा। देखो क्योंकि हर वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सॉल्वेंट में जैसे ही नॉन वोलेटाइल डाला क्या बन गया, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन बनते ही वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। तो अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो चुका है तो अगर सपोज करो इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग कुछ उसका वेपर प्रेशर बन रहा था, तो अब सॉल्यूशन बनते ही उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम। तो जो नीचे रेड वाला ग्राफ है ये किसके लिए हो गया, सॉल्यूशन के लिए। ये क्या हो गया हमारे लिए, सॉल्यूशन का ग्राफ। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब तो हमारे लिए फिक्स है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता था 1 atm प्रेशर तक पहुंचाने के लिए जो टेम्परेचर लगता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो सॉल्वेंट के लिए तो बॉइलिंग पॉइंट ये था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो इसी 1 atm तक फिर पहुंचाना है हमें। अब देखो 1 atm तक पहुंचाने के लिए क्या आपको अब टेम्परेचर की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। देखो यहाँ पे अब टेम्परेचर, अब इस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन को हमें 1 atm तक वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कहाँ तक इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm पहुंचाना है। तो इस 1 atm को पहुंचाने के लिए इसके करस्पॉन्डिंग कितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ी हमें, यहाँ पे इसको हम लोग टी बी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी बी से। और क्या मतलब होगा हमारे लिए टीबी का, टी बी। टीबी का मतलब क्या है, टीबी का मतलब ये तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट था टी नॉट बी। अब टीबी क्या है, ये सॉल्यूशन के 1 atm तक पहुंचाने के लिए जो लगा है टेम्परेचर उसको बोल रहे हैं क्या, तो टीबी का मतलब होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीबी का मतलब क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारे लिए किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। समझे क्या बेटा, टीबी का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हो क्या टीबी और टी नॉट बी में से इसको देख के बता सकते हो कौन सा। देखो टी नॉट बी तो बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का था जो कि गिवन है और कांस्टेंट भी रहेगा। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इस ये गिवन नहीं रहेगा, ये क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट। और ये बदलता भी रहेगा ना बार बार, क्यों, जैसे आप सोल्यूट का जितना ज्यादा अमाउंट डालोगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर की वैल्यू गिरेगी, तो ये ग्राफ उतना उतना नीचे होता जाएगा। तो ये जो ग्राफ मान लो इधर जाएगा तो इसका वेपर प्रेशर तो और बढ़ता जाएगा ना, वेपर प्रेशर बोल रहा हूँ, टेम्परेचर और क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये कैलकुलेट करना हमें, तो हमारे क्वेश्चन में यही कैलकुलेट करना रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। जैसे यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करते थे। तो ये मीनिंग आई होप कि क्लियर हो रहा है क्या हो रहा है। तो टी नॉट बी मतलब 1 atm के करस्पॉन्डिंग जो मिलेगा उसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बोलेंगे। टी बी मतलब हमारे लिए होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें एक चीज ध्यान से देखो जरा, ये जो गैप है, ये जो गैप है मुझे बताओ बढ़ चुका है कि टेम्परेचर घट चुका है। जैसे हमने प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मान लो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो जब उसमें हमने NaCl को अगर ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा हो गया कि कम हो गया, ये बढ़ गया ना। तो अगर सपोज करो ये 100 है, हो सकता है ये 103 डिग्री हो सकता है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ये 103 डिग्री सेंटीग्रेड हो, मतलब ये वैल्यू क्या हो चुकी है, थोड़ी सी बढ़ चुकी है। तो हमें दिख रहा है साफ साफ की जो टीबी है, टीबी है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इट इज ग्रेटर देन किससे, टी नॉट बी, प्योर बॉइलिंग पॉइंट से। टीबी किससे बड़ा है, टी नॉट बी से। और इसी को अगर ये चीज बड़ी है तो इसका इसे हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड। बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड। बॉइलिंग पॉइंट पहले से क्या हो चुका है, बढ़ चुका है थोड़ा सा, बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया, एलिवेशन हो गया। तो अगर टीबी हमारा टी नॉट बी से बड़ा है तो इसको हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड। तो ये बॉइलिंग पॉइंट हमारा थोड़ा सा बढ़ चुका है। और यहाँ पे जो ये गैप है, ये जो गैप है इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा टीबी। इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा टीबी से। इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको देख जाते हैं किससे, डेल्टा टीबी से। और इसी डेल्टा टीबी को बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी डेल्टा टीबी को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझे क्या बेटा। तो डेल्टा टीबी इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डेल्टा टीबी किसके बराबर होगा, तो क्या डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर लोगे, बताओ। ये डेल्टा टीबी अगर निकालना है गैप तो किसके बराबर होगा, ये होगा टीबी माइनस टी नॉट बी, टीबी माइनस टी नॉट बी। तो इस टॉपिक का हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आ गया
डेल्टा टीबी, कभी भी हमसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछ ले तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीबी माइनस टी नॉट बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये हमारे लिए डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आ गया। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इस फॉर्मूले से क्या करना है, कैलकुलेट। तो आपको टीबी पता रहे, टीबी निकालना पड़ेगा पहले, और टी नॉट बी तो मैंने बताया था गिवन रहेगा, जो कांस्टेंट होता है हर सॉल्वेंट का अलग अलग। तो ये हमें प्रॉब्लम में क्या रहेगा, गिवन। तो टीबी माइनस टी नॉट बी की हेल्प से क्या निकाल लेंगे हम लोग, डेल्टा टीबी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई होप कि ये समझ में आ गया कि क्या हो रहा है किस तरीके से। तो इसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है, ये जो गैप हो जाता है, ठीक है ना। और टीबी की वैल्यू टी नॉट बी से क्या है, बड़ी, जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड, थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, एलिवेट हो गया, ठीक है। चलो अब इसको थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में भी समझा जा सकता है, बट आई थिंक कि वो बताना जरूरी नहीं है थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में, है ना, क्योंकि हम लोगों ने एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है। तो बताऊं या ना बताऊं थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में, ऐसे सोच रहा हूँ मैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में चलो बता ही देता हूँ, उसमें भी थोड़ा 5-6 मिनट कुछ लग जाएगा, टाइम तो लग जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स वाला टर्म में नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ, इसी चीज़ को थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में कैसे दिखाया जाता है। चलो तो इसको थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में मैं बता ही देता हूँ, है ना। एडवांस लेवल में कभी कभी क्वेश्चन हमसे थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में भी पूछ लेता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point in terms of thermodynamics, in terms of thermodynamics, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है, इसको भी थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको क्या होता है। जस्ट थोड़ा सा आइडिया हमको एंट्रोपी का होना चाहिए। एंट्रोपी मैंने वैसे पहले बताया, हमें 3 तरीके की चीज़ें मिलेंगी। बॉइलिंग पॉइंट करने का मतलब वेपर फॉर्म में तो जाओगे, तो एक मैं लिख रहा हूँ एस वेपर, एस, दूसरी चीज़ लिख रहा हूँ एस सॉल्यूशन, और एक और चीज लिख रहा हूं एस सॉल्वेंट, ठीक है ना। एस का मीनिंग हमारे लिए क्या है, इसका मतलब है हमारे लिए एंट्रोपी। और एंट्रोपी मैंने आई होप कि मैंने पहले भी बताया, एंट्रोपी मतलब क्या होता है, बेसिकली रैंडमनेस। एंट्रोपी मतलब क्या, रैंडमनेस। और मैंने बताया था एंट्रोपी का मतलब क्या है, जितना ज्यादा रैंडम कोई सिस्टम होगा उसकी एंट्रोपी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो एंट्रोपी का मतलब हमारे लिए क्या होता था, रैंडमनेस। जैसे मैंने बताया था 50 पार्टिकल सॉल्यूट के हैं और 50 सॉल्वेंट के हैं, और जब जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, सॉल्यूशन के 100 पार्टिकल। तो सॉल्यूशन का रैंडमनेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो रैंडमनेस को हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी। तो अगर मैं पूछूं वेपर, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में किसका एंट्रोपी ज्यादा होगा, जैसे ऐसे मैं अगर एक ग्राफ के फॉर्म में बोलूं, मान लो ये हमारे लिए एंट्रोपी की एक्सिस है, एंट्रोपी एक्सिस है जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मान लो मैंने 3 लाइनें खींच दी इसके ऊपर, ये 3 लाइनें कर दी, तो कौन सी लाइन किसको बताएगी, ये एंट्रोपी बढ़ती हुई इधर दिखा रहा है, तो किसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी, वेपर की कि सॉल्यूशन की कि सॉल्वेंट की। तो वेपर में सारे मॉलिक्यूल्स को रैंडमनेस क्या होगा, सबसे ज्यादा, मतलब वो इधर उधर भागना चाहेंगे। तो ऊपर वाली लाइन हमें किसके लिए बताएगी, एंट्रोपी ऑफ वेपर, जो कि सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में कौन आएगा, सॉल्यूशन की एंट्रोपी ज्यादा होगी कि सॉल्वेंट की। तो हमें पता है सॉल्यूशन तो बना ही किस में होगा, सॉल्वेंट में कुछ और पार्टिकल्स को ऐड किए होंगे, मतलब सॉल्यूशन की एंट्रोपी जो होगी वो सॉल्वेंट से भी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स को ऐड कर दिया है ना। तो जो सॉल्यूशन की एंट्रोपी होगी ये कहाँ आ जाएगी, बीच में। और सबसे कम एंट्रोपी किसकी रहेगी, सॉल्वेंट की। जैसे आपका प्योर वाटर है सपोज करो, और प्योर वाटर में मैंने NaCl डाल दिया, तो एंट्रोपी बढ़ेगी कि घटेगी, तो रैंडमनेस पार्टिकल्स का क्या हो गया, बढ़ गया। पहले तो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, अब NaCl के भी आ गए, तो रैंडमनेस बढ़ गया, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो सॉल्यूशन की एंट्रोपी सॉल्वेंट से क्या होती है, ज्यादा, और ये इंक्रीजिंग एंट्रोपी का एक्सिस है। अब करना क्या हमें इसके अंदर, क्या मैं समझाना चाहता हूँ बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो ये जो डिफरेंस है, सॉल्यूशन से हम लोग किस फेज में जाना चाहते हैं, वेपर फेज में। तो अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन से वेपर फेज में जाओगे तो इनके बीच का जो एंट्रोपी चेंज है इसको हम लोग डेल्टा एस ऑफ क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से किस में जा रहे हो, वेपर फेज में, और सॉल्यूशन से वेपर फेज में डेल्टा एस। तो इसका मतलब हम लोग इसे क्या बोलेंगे, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन वेपराइजेस। जब 1 मोल सॉल्यूशन वेपर में कन्वर्ट होगा तो जो एंट्रोपी चेंज होगी उसे हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा एस सॉल्यूशन से, ठीक है। और एक यहां से मैं दिखा रहा हूं एंट्रोपी चेंज, यहां से एंट्रोपी चेंज जो दिखा रहा है
वो क्या है, सीधा हम लोग कहाँ से, सॉल्वेंट से कहाँ पे जा रहे हैं, वेपर फॉर्म में। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंट्रोपी चेंज होगा उसको मैं डेल्टा एस सॉल्वेंट लिखता हूँ। और इसका मीनिंग क्या होगा, एंट्रोपी चेंज, इसका मीनिंग क्या होगा, सॉल्वेंट से डायरेक्ट वेपर में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट वेपराइजेज। जब 1 मोल सॉल्वेंट का वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, 1 मोल सॉल्वेंट का अगर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या बोला हमने, डेल्टा एस सॉल्वेंट। और जब 1 मोल सॉल्यूशन वेपर फॉर्म में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एस सॉल्यूशन। अच्छा, अब सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो सोल्यूट तो मैंने क्या ले लिया है, नॉन वोलेटाइल। तो सोल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल है तो वो तो वेपराइज होगा नहीं, होगा कौन सी चीज, केवल सॉल्वेंट। यहां से भी वेपराइज होगा और यहाँ तो प्योर सॉल्वेंट ही वेपराइज हो रहा है। तो देखो जो डेल्टा एस वेपराइजेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये आपका थर्मोडायनेमिक टर्म है, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स के लिए हमें पता होना चाहिए। डेल्टा एच थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो हमारा होता है डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई टी, है ना। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम लोग बस देख रहे हैं, कभी जरूरत पड़ गई इसकी तो पूछेगा, नहीं तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, इतना जरूरत नहीं है, फिर मैं पढ़ा दे रहा हूँ। देख लो डेल्टा एच वेपराइजेशन मतलब क्या है, डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। और ये डेल्टा एच वेपराइजेशन में हम लोग एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। और टेम्परेचर कौन सा लिया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हमें पता है कि वेपर फॉर्म में जाने के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। अब क्या होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन का मीनिंग क्या है, डेल्टा एच वेपराइजेशन का मतलब होता है हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन वेपर फॉर्म इनटू वेपर फॉर्म। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल को वेपर में जो कन्वर्ट करने के लिए हीट की जरूरत होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो मुझे बताओ कि सॉल्यूशन से भी तो सॉल्वेंट ही वेपर में जाने वाला है और सॉल्वेंट से तो खुद सॉल्वेंट ही वेपर में जाने वाला है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कैसा है हमारे लिए, नॉन वोलाटाइल नेचर का है। तो इसका मतलब डेल्टा एच वेपराइजेशन जो होगा वो चाहे मैं सॉल्यूशन की बात करूं चाहे सॉल्वेंट की बात करूं, यहां से भी सॉल्वेंट ही वेपर में जाने वाला है और सॉल्यूशन से भी कौन जाने वाला है, सॉल्वेंट ही, सोल्यूट तो जाने वाला नहीं है। और हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इनटू वेपर फॉर्म, तो 1 मोल अगर सॉल्वेंट का करूंगा तो सॉल्वेंट ही हो रहा है डायरेक्ट वेपर में। अगर सॉल्यूशन के भी 1 मोल को मैं करना चाहूं तो उसमें भी केवल सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में जाएंगे। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा, इज सेम फॉर बोथ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। डेल्टा एच वेपराइजेशन दोनों के लिए क्या होने वाला है, सेम होगा, क्योंकि बिकॉज ओनली, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि बिकॉज ओनली सॉल्वेंट वेपराइजेज, केवल कौन सी चीज वेपर में कन्वर्ट होने वाली है, सॉल्वेंट। तो केवल अगर सॉल्वेंट वेपर फॉर्म इन बोथ, दोनों के अंदर ओनली सॉल्वेंट वेपराइजेज इन बोथ, सॉल्यूशन से भी सॉल्वेंट ही वेपराइज होने वाला है और सॉल्वेंट से भी सॉल्वेंट। तो डेल्टा एच जो होगा ये दोनों के लिए क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या रहेगा, सेम। और टी का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो आप ध्यान से देखना बेटा, है ना, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। डेल्टा एस जो हमने निकाला डेल्टा एस सॉल्यूशन, तो अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा एस सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, तो डेल्टा एस सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई नीचे क्या लेना है, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका लोगे, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने क्या बताया आपको, टीबी लिखना है, ठीक है। और एक और हमारे पास डेल्टा एस ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं पूछूं, ये डेल्टा एस ऑफ सॉल्वेंट, तो इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए क्या डेल्टा एच वेपराइजेशन अलग अलग होगा, नहीं, ये तो दोनों के लिए क्या होने वाला है, सेम, डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट किस टेम्परेचर पे बॉइल्ड हो रहा है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, टी नॉट बी। मैंने बताया ना सॉल्वेंट का प्योर बॉइलिंग टेम्परेचर कितना रहेगा, टी नॉट बी। तो सॉल्वेंट का तो टी नॉट बी आ गया बॉइलिंग पॉइंट, और सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, टीबी से। और डेल्टा एच वेपराइजेशन तो दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो यहां से अगर मैं पूछूं आपसे, अब ये मैं प्रूव करना चाहता हूं, क्या चीज मैं प्रूव करना चाहता हूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। यही फैक्ट्स मैं बता रहा हूं कि जो टीबी की वैल्यू होती है वो टी नॉट बी से क्या हो जाती है, बड़ी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा एलिवेट होता है। तो अब इसको इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बस समझाने की कोशिश हो रही है। तो जो डेल्टा एस की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा एस सॉल्यूशन का ज्यादा है कि डेल्टा एस सॉल्वेंट का ज्यादा है। आप यहां से अगर देखें तो आपको किसका डेल्टा एस ज्यादा दिख रहा है, सॉल्यूशन का तो डेल्टा एस ये है और सॉल्वेंट का डेल्टा एस क्या है, ये। तो डेल्टा एस ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है क्या। सॉल्वेंट का जो रैंडमनेस हो रहा है, सॉल्वेंट का डायरेक्ट वेपर में जा रहा है तो ज्यादा डेल्टा एस का गैप है, और सॉल्यूशन अगर वेपर में जा रहा है तो कम डेल्टा एस है। तो इसका मतलब डेल्टा एस सॉल्वेंट का क्या है, डेल्टा एस सॉल्यूशन से ज्यादा। और सिंस डेल्टा एच वेपराइजेशन तो क्या है, इच सेम, डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है, सेम। तो ये देखो ये दोनों, ये वैल्यू सेम है, तो मतलब डेल्टा एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना टेम्परेचर के। तो मुझे बताओ डेल्टा एस सॉल्वेंट का ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और ये वैल्यू कम हो जा रही है, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। समझे क्या इस बात को। तो इसलिए डेल्टा एच वेपराइजेशन तो दोनों के लिए सेम है, और डेल्टा एच सॉल्वेंट ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, और ये वैल्यू छोटी है, और दोनों का डेल्टा एच सेम है। तो जाहिर सी बात है, क्या दिख रहा है यहाँ से, हम लोग ये कह सकते हैं क्या, जो डेल्टा एस है, यहीं से देख लो, डेल्टा एस वेपराइजेशन जो है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, टेम्परेचर के। दिख ही रहा है क्योंकि ये तो सेम है दोनों के लिए। तो डेल्टा एस वेपराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, टेम्परेचर के। तो सॉल्वेंट का अगर डेल्टा एस ज्यादा है तो इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका, सॉल्वेंट का, वो कम होगा, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। तो इसका मतलब टी नॉट बी विल बी लेसर देन टी बी, टी नॉट बी विल बी लेसर देन टी बी। तो आप यहीं से भी, यहाँ से भी देख सकते हैं, क्या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया है क्या सॉल्यूशन का। पहले बॉइलिंग पॉइंट उसका कितना था, टी नॉट बी, लेकिन बाद में उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया सॉल्यूशन का, टी बी, और जो कि पहले से क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में भी समझा जा सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन की एंट्रोपी कम है। तो एंट्रोपी अगर कम है, यहाँ से ये कम है, तो ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। ये जितना ज़्यादा होगा ये वैल्यू उतनी क्या होगी, छोटी। ये कब छोटी हो सकती है, जब ये वैल्यू बड़ी हो। तो टीबी की वैल्यू क्या होगी, टी नॉट बी से बड़ी होगी, क्योंकि दोनों के लिए डेल्टा एच वेपराइजेशन तो क्या है, सेम है। तो क्या हम लोग समझ गए कि क्या मतलब है। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से यहाँ से क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है। ठीक है, और बस अब मैं सीधा आपको फॉर्मूला बताता हूँ किस तरीके से हम लोगों को करना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। जस्ट 2-3 मिनट और ले लेता हूँ मैं आपका। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, सिंस ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कल ही मैंने बताया, सिंस ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रोपोर्शनल टू, कल मैंने बताया था आपको, सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, मोलालिटी के होते हैं। सिंस ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो हम लोगों ने अभी निकाला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, डेल्टा टीबी से। जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा था किससे रिप्रेजेंट किया था, डेल्टा टीबी से। विल बी प्रोपोर्शनल टू, सिंस ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी विल बी प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ये भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोलालिटी के। तो बेटा ये डायरेक्ट मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होता है। हेंस हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ से, हम लोग कह सकते हैं जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मोलालिटी के। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलालिटी के। और इसी डेल्टा टीबी को मोलालिटी अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, के बी इंटू एम। के बी क्या है, कांस्टेंट है, तो के बी इंटू एम, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के बी इंटू एम, जहाँ पे एम तो मोलालिटी है और के बी एक क्या है, कांस्टेंट है। या मैंने बताया था आपको मोलालिटी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी क्या होता है, ऊपर मोल्स ऑफ सोल्यूट लेते थे और नीचे क्या लिया जाता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो भी किसमें, इन केजी, ध्यान है ये। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मैंने बताया था अगर हमें वन ऑफ फैक्टर आई को देखना है तो आई किसको केवल चेंज करेगा, एनबी में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा टीबी कैन बी ऑल्सो रिटन एज के बी इंटू आई एन बी, एसोसिएशन डिसोसिएशन का केस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इन के जी। तो यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा एन बी बाई डब्ल्यू ए को तो फिर से मैं मोलालिटी लिख देता हूँ, इसलिए हमारे लिए जो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाता है आई इंटू के बी इंटू एम, और एम जहाँ पे क्या है, मोलालिटी है, और के बी एक तरीके का कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और आई के बारे में कल मैंने बताया था आपको, तो बस मैं यहाँ पे एक लाइन और लिख रहा हूँ और उसके बाद हम लोग कल यहीं से प्रोसीड करेंगे। तो देखिए वेयर के बी, डेल्टा टीबी तो आपको पता है मोलल, ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एम मतलब क्या है, मोलालिटी है, ये तो मोलालिटी है, मोलालिटी। डेल्टा टीबी क्या है,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और आई क्या है, कल ही बताया था मैंने, ये क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। तो क्या बचा, बस केवल एक के बी कॉन्स्टेंट आ गया। तो के बी को हम लोग बोलते हैं वेयर के बी इज ए कॉन्स्टेंट, के बी इज ए कॉन्स्टेंट नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। के बी को क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या और इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है इसको। तो चलो बेटा यहां तक ध्यान रखना, के बी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। जो एक के बी कांस्टेंट यहाँ पे एंटर किया है, नया कांस्टेंट। तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला आ गया डेल्टा टीबी का। तो केबी के बारे में और डिटेल्स में हमें बात करनी है कि केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से केबी को निकाला जा सकता है ना। केपी जनरली एक कांस्टेंट है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होगी, जनरली गिवन, पर एक कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी होता है जिसकी जरूरत तो कभी नहीं पड़ेगी, 1% चांस है। जनरली केबी हमेशा प्रॉब्लम में क्या रहेगा, गिवन रहेगा। तो कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। केबी के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि केबी किस तरीके से, यूनिट क्या है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।